जिसकी शुरुआत हम करेंगे यूक्लिड के कुछ अभिक्रियक से। हमारी पहली अभिक्रियक है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें x मिला है जो कि बराबर है 10 के और y है हमारा वो भी बराबर है 10 के। जब x और y दोनों ही 10 के बराबर हैं तो हम यह कह सकते हैं कि x बराबर है y के। दूसरी अभिक्रियक है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। मान लीजिए कि x बराबर है y के। अगर हम 6 को दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा x जमा 6 बराबर y जमा 6। अब हम बढ़ते हैं तीसरे अभिक्रियक की तरफ जो कि है यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि हमने x और y दोनों ही एक संख्या ली और उस एक संख्या में से हम 5 को दोनों तरफ से घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा x घटा 5 बराबर y घटा 5। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लीजिए हमने एक रेखा ली AB जो कि बराबर है 10 सेंटीमीटर के और एक रेखा ली CD जो कि बराबर है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि AB परस्पर है CD के जिससे कि AB बराबर हो जाएगा CD के। अगली अभिक्रियक है हमारी पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यहाँ पर हमने एक वृत्त लिया है और दूसरी तरफ हमने वृत्त को भागों में बांट दिया है। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वृत्त के भाग पूरे वृत्त से छोटे मिलेंगे, यानी कि हमारा जो पूर्ण होगा वो अपने भाग से बड़ा होगा। अगली अभिक्रियक है हमारी एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यदि x बराबर है 2a के और y बराबर है 2a के तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x बराबर है y के क्योंकि x और y दोनों ही बराबर है 2a के। अगली अभिक्रियक है हमारी एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि x है हमारा 2/1 और y है हमारा 2/1। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि x बराबर है y के क्योंकि x और y दोनों ही बराबर हैं 2/1 के। अब हम बढ़ते हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं की तरफ। पहली अभिधारणा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी कि यह अभिधारणा हमें यह बता रही है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कम से कम एक रेखा अवश्य खींची जा सकती है। जैसे कि एक बिंदु है A और दूसरी बिंदु है B। इन दोनों बिंदु से हम एक रेखा खींच सकते हैं, परंतु इससे हमें यह ज्ञात नहीं होता ऐसी एक से अधिक सीधी रेखाएं नहीं हो सकती। परंतु अपने समस्त कार्यों में यूक्लिड ने बिना कुछ बताए यह बार बार कल्पना की है कि दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। हम इस परिणाम को एक अभिक्रियक के रूप में देखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए हमने एक बिंदु लिया P और दूसरा बिंदु लिया है Q। जब हम इन दो बिंदुओं से रेखा खींचेंगे तो हमें केवल एक ऐसी रेखा मिलेगी जो दोनों भिन्न बिंदुओं से होकर जा रही होगी और वह रेखा एक अद्वितीय रेखा होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली अभिधारणा की तरफ जो कि है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जिसे आजकल हम रेखाखंड कहते हैं उसे यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। मान लीजिए हमने एक रेखाखंड लिया AB। इस रेखाखंड को दोनों ओर से विस्तृत करके हम एक रेखा बना सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अगली अभिधारणा है हमारी किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, यानी कि हम किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींच
खींच सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की, जिससे हमने एक वृत्त बनाया है। अगली अभिधारणा है हमारी, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री के और एक त्रिभुज LMN में कोण M बराबर है 90 डिग्री के। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण M के, क्योंकि कोण B और कोण M दोनों ही बराबर हैं 90 डिग्री के। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली अभिधारणा की तरफ, जो कि है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। चलिए आकृति के माध्यम से समझते हैं। इस आकृति में आप देख रहे हैं कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपनी एक ही ओर दो अंतःकोण बना रही है। A और B अंतःकोण है और जब हम इन दोनों कोणों का योग मिलाएंगे तो हमें यह दो समकोणों से कम मिलेंगे। और यदि हम इन दोनों सीधी रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो हमें ये उसी ओर जाकर मिलती हुई नजर आएंगी जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। अब हम बढ़ते हैं यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण की तरफ, जो कि है प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी रेखा है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। यहाँ पर L हमारी एक रेखा है जिस पर P स्थित नहीं है। जब P से रेखा होकर जाएगी तो केवल M एक ऐसी रेखा होगी जो P से होकर जा रही होगी और L के समांतर होगी। तो ये थी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। आज की इस वीडियो में हमने सीखा यूक्लिड की अभिगृहित और अभिधारणाएं, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोकतंत्र का क्रमिक विकास नामक अध्याय का पहला भाग पढ़ने वाले हैं। लोकतंत्र का यह क्रमिक विकास पिछले 100 वर्षों में लगातार विश्व के अनेक देशों में होता रहा। लोकतंत्र की स्थापना के लिए विश्व के अनेक देशों में लोगों ने कई संघर्ष किए, कई चुनौतियों का सामना किया। इस अध्याय में हम विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की समाप्ति और पुनर्स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। आज हम लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करते हुए चिली में लोकतंत्र हेतु संघर्ष के बारे में जानेंगे। उसके बाद पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष की चर्चा करेंगे और साथ ही लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है, अर्थात लोगों द्वारा चुना गया शासक ही देश पर शासन करता है। बच्चों, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के स्वरूप को समझने से पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए हम दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के प्रमुख देश चिली तथा पोलैंड की घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चिली के बारे में अध्ययन करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नाम का एक देश है और उस देश के राष्ट्रपति थे सल्वाडोर ऑयंडे। इन्होंने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसके बाद 1970 में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया और राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सल्वाडोर ऑयंडे एक समाजवादी नेता थे।
उन्होंने सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाए। ओएंदे ने मजदूरों की दशा सुधारने के अनेक प्रयास किए, बच्चों को मुफ्त दूध बांटने का कार्यक्रम चलाया तथा शिक्षा प्रणाली को सुधारने के अनेक प्रयास किए। साथ ही भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने का कार्यक्रम भी चलाया। इस समय चिली की आर्थिक व्यवस्था भी कुछ अच्छी नहीं थी और वहीं दूसरी ओर विदेशी कंपनियां यहां से तांबा और अन्य प्राकृतिक संपदाओं को बड़े पैमाने पर देर से बाहर ले जा रहे थे और काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे थे। इसकी भनक सल्वाडोर ओएंदे को लगी और उन्होंने इन विदेशी कंपनियों के कार्यों का विरोध किया, जिसके बाद इन कंपनियों और चिली के चर्च तथा जमींदार और अमीर लोगों ने राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया और राष्ट्रपति के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप 11 सितंबर 1973 ईस्वी को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। राष्ट्रपति ओएंदे ने इस्तीफा देने या फिर देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। सेना कुछ करती इसके पहले ही राष्ट्रपति ओएंदे ने देश के नाम अपना एक संदेश दिया, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। इस प्रकार 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति ओएंदे की हत्या कर दी। 11 सितंबर 1973 को जो कुछ चिली में हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। सैनिक तख्तापलट का अर्थ हुआ जनता द्वारा चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकना। उसके बाद बनी पिनोसे के नेतृत्व वाली एक सरकार। पिनोसे ने चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। पिनोसे की यह सत्ता 17 वर्षों तक चली। पिनोसे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उसने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। उसे लगा कि अब चिली की जनता उसके साथ है, लेकिन चिली की जनता अपने राष्ट्रपति ओएंदे की कुर्बानी नहीं भूली थी और हुआ ये कि जनता ने भारी बहुमत से पिनोसे की सत्ता को ठुकरा दिया। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा भी दे दी और चिली में एक बार फिर से लोकतंत्र स्थापित हो गया। इसी तरह पोलैंड में भी लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हुए। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूरी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ था और इन्हीं देशों में एक पोलैंड भी था। बच्चों, साम्यवादी देश वह होता है जहां पर अन्य राजनीतिक दलों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। वहां पर केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है और उस समय पोलैंड में एक पार्टी थी जारूजेल्स्की की। पार्टी का नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स। 14 अगस्त 1980 को पोलैंड में एक घटना घट गई। उस दिन गडांस्क शहर में स्थित लेनिन जहाज के कारखाने के मजदूरों ने हड़ताल कर दी।
हड़ताल का कारण था कि एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया था और मजदूर चाहते थे कि उस महिला को काम पर वापस ले लिया जाए। अब पोलैंड में अन्य मजदूर संगठनों को हड़ताल करने की अनुमति भी नहीं थी, तो इस हड़ताल को गैर कानूनी मान लिया गया। परंतु ये मजदूर बिना किसी परवाह किए हड़ताल पर डटे रहे। इसी कारखाने से नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन लेक वेलेशा हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे शहर में फैल गया। इसके समर्थकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष कुछ मांगे रखी थी। उनकी मांग थी देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए तथा प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। इस तरह आंदोलन की लोकप्रियता के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा। लेक वेलेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्रीय समझौता किया। यह समझौता गडांस्क की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना, जिस संगठन का नाम सोलिडरनोस्क रखा गया। इसे सोलिडेरिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1988 में लेक वेलेशा के नेतृत्व में पोलैंड में फिर से एक हड़ताल हो गई। इस समय तक पोलैंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट होने लगी थी। अब जनरल जारुजेलेस्की के नेतृत्व वाली सरकार के सामने बहुत बड़ा संकट आने लगा था। अंततः पोलैंड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा तथा 1989 में पुनः सरकार और लेक वेलेशा के बीच एक और समझौता हुआ। समझौते के अनुसार पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए और 1990 में लेक वेलेशा को बहुमत प्राप्त हुआ और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने और इस तरह पोलैंड में भी लोकतंत्र स्थापित हो गया। आइए दोस्तों, अब लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुनते हैं। इसके अलावा सिर्फ लोगों द्वारा चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। वे कहीं भी भाषण दे सकते हैं। वे अपनी बात कभी भी कहीं भी रख सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में लोगों को विरोध करने की स्वतंत्रता भी होती है। लोगों को संगठन बनाने का अधिकार भी होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने लोकतंत्र के बारे में चर्चा करते हुए चिली में लोकतंत्र हेतु संघर्ष के बारे में जाना। उसके बाद पोलैंड में भी लोकतंत्र हेतु क्या क्या संघर्ष हुआ उसके बारे में अध्ययन किया। साथ ही लोकतंत्र की विशेषताओं की चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसमें हम लोकतंत्र के कुछ नक्शों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की चर्चा करेंगे और उपनिवेशवाद के अंत के बारे में चर्चा करते हुए वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को देखेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। लोकतंत्र का क्रमिक विकास। पहला प्रश्न है, आइंदे ने चिली में कौन सी पार्टी की स्थापना की? सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल चिली। आइंदे राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुए? 1780, 1760, 1970, 1980। 11 सितंबर 1973 को जो हुआ उसे क्या कहा जाता है? आंदोलन, सैनिक तख्तापलट, युद्ध, उपरोक्त सभी। पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स किसकी पार्टी थी? आइंदे जारुजेल्स्की,
मंडेला, इब्राहिम लिंकन। पोलैंड में मजदूरों का नेतृत्व किसने किया? जारुजेल्स्की, आइंदे, लेक वालेशा, जॉर्ज बुश। इनके सही उत्तर हैं कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए